अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोग इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सिंगल फेस वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस कर लिया था, जो कि हमने हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करा था। उसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल्स भी की थी और उसके अलावा देन फिर हमने इसके स्विचिंग स्टेट्स के टेबल भी डिस्कस करे थे फॉर हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर। अच्छा, इन दिस वीडियो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो भी हम इन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एंड बाय मींस ऑफ स्विचिंग हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, आउटपुट उससे ले रहे होते हैं, जो कि हमें एट द एंड एसी फॉर्म में मिल रहा होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करते हैं उन स्विचेस की कंट्रोलिंग की, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे जो एफिशिएंट मेथड कंसिडर किया जाता है वो कंसिडर किया जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल मेथड, जिसको हम PWM कंट्रोल भी कहते हैं। और इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं, गेट पल्स जनरेट करवा रहे होते हैं, बट दोज गेट पल्सेस आर कंट्रोल्ड पल्सेस। अच्छा, हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें PWM की, तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स में अवेलेबल होता है, जिसमें जो बहुत बेसिक टेक्निक्स हैं वो है हमारे पास सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मल्टीपल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड साइनोसॉइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब ये तीनों क्या हैं, किस तरह से वर्क करती हैं और इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात जो इसमें आ रही है वो यही है कि भाई हम PWM कंट्रोल विद इन द इन्वर्टर्स ऐसा क्या काम उससे हो रहा है। तो हम लोग जब बात करते हैं इन्वर्टर की तो होता यही है कि हमारे पास एक फिक्स्ड DC इनपुट वोल्टेज होता है और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक AC आउटपुट वोल्टेज ले रहे होते हैं। अब वो जो AC आउटपुट वोल्टेज आ रहा होता है, दैट वोल्टेज मस्ट बी कंट्रोल। उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वी हैव टू टर्न ऑन एंड ऑफ इन्वर्टर स्विचेस। तो जो स्विचेस की बात करते हैं, तो जो उसकी स्विचिंग मैकेनिज्म की जब बात होती है, तो वो मैकेनिज्म जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना बेहतर हमारे पास AC आउटपुट जनरेट होके आ रहा होगा। तो उसी की इफेक्टिवनेस के लिए फिर हम प्रेफर कर रहे होते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल टेक्निक। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टाइप जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल, SPWM। सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल की हम बात करेंगे तो इसके नेम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हम सिंगल पल्स यूज़ कर रहे होंगे टू कंट्रोल दी विड्थ ऑफ गेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पे जब हम सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एट ईच हाफ साइकिल एक पल्स क्या होगी, यूज़ हो रही होगी, और उस पल्स की विड्थ को क्या करेंगे, हम वेरी करेंगे, जिसकी वजह से इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज वेरी हो रहा होगा। अच्छा, अब बात आती है कि भाई हमारे पास गेटिंग सिग्नल किस तरह से वर्क करेगा। तो जब भी हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो सिग्नल्स यूज़ कर रहे होंगे, एक को हम नाम देंगे रेफरेंस सिग्नल और एक को हम नाम देंगे कैरियर सिग्नल। ठीक है, अब रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल का काम क्या होगा कि ये दोनों सिग्नल जब एक दूसरे से कंपेयर होंगे तो इनके थ्रू हमारे पास क्या होगा, गेटिंग सिग्नल जनरेट हो रहे होंगे। इट मीन्स अगर हम इसकी वेवफॉर्म की तरफ आए, सो दिस इज अवर कैरियर सिग्नल, ठीक है, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में आ रहा है।
एंड दिस इज आवर रेफरेंस सिग्नल, जो कि हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है। अब इन दो सिग्नल्स के उस पर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि इन दो सिग्नल्स का जो कॉमन एरिया आ रहा होगा वही हमारे पास आउटपुट पे क्या होगा, गेटिंग सिग्नल की विड्थ डिसाइड करेगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ इस रेफरेंस सिग्नल की एम्पलीट्यूड को क्या करूँ, वेरी करूँ, रेफरेंस सिग्नल की विड्थ को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा एरिया ये कवर होगा, और जितना ज़्यादा ये कॉमन एरिया इसका बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, विड्थ बढ़ेगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आऊँगा, ज़ीरो पे ले आऊँगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आउटपुट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें आउटपुट वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की, तो वो एक्चुअली डिसाइड होती है किससे, रेफरेंस सिग्नल से। रेफरेंस सिग्नल कब कब अपने आप को रिपीट करेगा, ऑब्वियसली तब तब हमारे पास गेटिंग सिग्नल जनरेट होगा, और जब जब गेटिंग सिग्नल जनरेट होगा तब ही हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टर का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा। इट मीन्स आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास रेफरेंस सिग्नल के ही थ्रू फाइंड आउट होगी। उसके बाद पल्स विड्थ की अगर हम बात करें तो ये पल्स विड्थ क्योंकि हमारे पास इट कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 till पाई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रेफरेंस सिग्नल को EC के बराबर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे पल्स विड्थ पूरी 180 डिग्री के बराबर आ जाएगी। और अगर मैं इसको बिल्कुल 0 पे ले आऊँ ER को, तो ये मेरे पास क्या होगा, पल्स विड्थ नील आ रही होगी। इट मीन्स मैं यहाँ पे पल्स विड्थ जो है वो 0 से पाई तक क्या कर सकता हूँ, वेरी कर सकता हूँ। किस तरह से, बाय चेंजिंग दी एम्पलीट्यूड ऑफ रेफरेंस सिग्नल फ्रॉम बिटवीन 0 to EC, यानी कि कैरियर सिग्नल। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली डिफाइन करता है रेशियो बिटवीन रेफरेंस वोल्टेज एंड कैरियर वोल्टेज। तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है ER over EC से। उसके बाद इसी वेव फॉर्म को हम डिटेल में देख लेते हैं मज़ीद। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये इनपुट साइड है हमारे पास, वी हैव अ कैरियर सिग्नल, वी हैव अ रेफरेंस सिग्नल। इसमें जो कॉमन एरिया इसका होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ आपका आउटपुट पे जनरेट हो रहा होगा, और उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, गेटिंग सिग्नल की विड्थ डिसाइड होगी। अब इस गेटिंग सिग्नल की विड्थ के अलावा अगर हम देखें इस एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए हैं। ये पैरामीटर्स किस तरह से आ रहे हैं, तो अगर हम बात करें इस एरिया की यानी कि पल्स विड्थ की, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, पाई तक। अब ये जो मेरे पास आउटपुट आ रहा होगा, ये मेरे पास इसके क्या होगा, इसके बिटवीन जो एरिया है इसी में आ रहा होगा। तो इसी वजह से मैं अगर इस पॉइंट पे आऊँगा तो दिस पॉइंट मस्ट बी π/2। अब अगर मैं बोला जाए मुझे कि ये पॉइंट आप अगर हमें बताएं ये पॉइंट क्या है, और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम किस तरह रेफर करेंगे। तो अगर मुझे ये पता है कि यार यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 है, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 से पाई है। तो अगर मैं π/2 जो है उसमें से क्या कर दूं, अगर मैं इस π/2 में से हाफ ऑफ p माइनस कर दूं, यानी कि दिस इज p, हाफ ऑफ p यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में से ये एरिया माइनस कर दूं तो मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। तो इसको यहाँ पर रेफर करा हुआ है एज π/2 माइनस p/2 से, दिस इज π/2। अब मैं जब इस पॉइंट पे हूँ और मुझे मालूम करना है इस पॉइंट की एग्जैक्ट क्या एक्सप्रेशन हो सकती है, क्या इसको किस तरह से रेफर कर सकते हैं। तो अगर मैं इस π/2 में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक π/2 था, इसके अंदर अगर मैं जो p का हाफ एरिया है इसको ऐड कर दूँ तो मैं यहीं पे खड़ा हुआऊँगा। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, π/2 प्लस p/2। उसके बाद जब हमारे पास गेटिंग सिग्नल आएगा तो ऑब्वियस है उसी पॉइंट में हमारे पास क्या होगा, आउटपुट आ रहा होगा।
तो ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि इस पॉइंट पे हमारे पास डीसी वोल्टेज आगे फॉरवर्ड हो रहा होगा, तो ये डीसी आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे अगर देख रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, इधर देख रहे हैं तो नेगेटिव जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ हमारे पास इस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का कि अब मैं जब रेफरेंस सिग्नल को चेंज करूँगा तो मेरे पास ये विड्थ चेंज होगी, ये विड्थ चेंज होगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, बिकॉज रेफरेंस सिग्नल मेरे पास दोनों तरफ वेरी कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मेरे पास आउटपुट वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक थी। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब देख लेते हैं कि क्योंकि स्विचिंग की बात आ रही है तो ये हमारे पास जब भी हम स्विचिंग को कंसिडर करते हैं तो हमें फोरियर सीरीज़ यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो फोरियर सीरीज़ के थ्रू जो हमारे पास ई एल यानी कि लोड वोल्टेज हमारे पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो हमारे पास एक्चुअली आ रहा होगा एज अ समीशन ऑफ ए एन साइन एन ओमेगा टी एंड बी एन साइन एन ओमेगा टी। ए एन की हम बात करेंगे तो भाई ए एन हमारे पास एक्चुअली ये वो एरिया होगा जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको हमने क्योंकि फुल वेव है तो 2/पाई, देन हमारे पास लिमिट 0 से पाई हो गई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ट्वाइस मैंने ऑलरेडी यहाँ लिया हुआ तो 0 से पाई ले ली मैंने, और ई डी सी साइन एन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, जो कि मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे जो रेप्लिकेट हो रही है वेव वो कुछ इस तरह से हो रही है। अब रही बात इन लिमिट्स की, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक्चुअली 0 से पाई तक तो मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है ना, बट क्योंकि ये फिट वेरी कर रही होगी तो ये फिट अगर मैं अभी करंट सिचुएशन में देखूंगा तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट देखूँ तो इनिशियल लिमिट इधर आएगी पाई ओवर 2 माइनस पी ओवर 2 इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट आएगी पाई अपॉन 2 प्लस पी अपॉन 2। ये पर हम कह सकते हैं पाई माइनस पी अपॉन 2 से लेके पाई प्लस पी अपॉन 2, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं पाई माइनस पी अपॉन 2, और इधर अगर हम देखेंगे तो पाई प्लस पी अपॉन 2। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ये जो डिवाइड बाय 2 है ये एक्चुअली इस पूरे ब्रैकेट के बाद आना चाहिए था, ये यहाँ पे बुक की क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसमें थोड़ी सी की मिस्टेक हुई हुई है। ये 2 जो है ये पूरी पाई प्लस पी डिवाइड बाय 2 है, और यहाँ पे भी पाई माइनस पी डिवाइड बाय 2 है, जस्ट लाइक हियर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए एन की एक्सप्रेशन आ जाएगी फुल डी सी एन पाई साइन एन पाई पी अपॉन 2। रही बात है यहाँ पे हमारे पास बी एन की, तो बी एन वाला जो पार्ट है हमारे पास ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 0 होगा। ठीक है, फोरियर सीरीज के अंदर हमारे पास जो हमारे वेव फॉर्म आ रही है ये ऑड हार्मोनिक्स को रेफर कर रही होती है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बी एन वाला पार्ट 0 हो रहा होगा। तो ई एल हमारे पास, ई एल की एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई, बी एन 0 है तो ई एल की एक्सप्रेशन सिर्फ यही वाले पार्ट से क्या होगी, रिप्रेजेंट हो रही होगी। यानी ये ए एन की जगह हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट ले लिया एंड देन साइन एन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर लोड वोल्टेज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमारे पास P जो पल्स विड्थ है, अगर ये क्या हो, अगर ये मैक्सिमम हो जाए यानी कि पाई हो जाए, तो हमारे पास जो फंडामेंटल कंपोनेंट यहाँ से आ रहा होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट यानी कि n इक्वल टू 1 पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि तो ये हमारे पास देखा है तो ये 4 EDC अपॉन पाई आएगा, बिकॉज जब हम हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर इधर आ जाती है साइन की, तो ये जो हमारे पास पार्ट है इधर अगर मैं पाई बाय 2 ले लूँ, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये मेरे पास साइन एन ओमेगा टी है, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये पार्ट भी हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो ये एट दी एंड हमारे पास 4 EDC अपॉन पाई आ रहा होगा, रिप्रेजेंट फंडामेंटल वोल्टेज। इसी इक्वेशन से हमने क्या किया, पीक वैल्यू निकाल ली। पीक वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि पी की वैल्यू हमने पाई ले ली, तो पाई लेंगे तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाएगा। पाई बाय 2 हमारे पास अगर आ रहा है तो
साइन n पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 हमारे पास 1 होता है, तो n कुछ भी हो ये क्या होगा, ये आपका वही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा होगा, 1 ही आ रहा होगा यहाँ से। तो इस वजह से ये 4 EDC अपॉन पाई हमारे पास आ गया, विच इज़ EL ऑफ फंडामेंटल। इसी तरह अगर हमें RMS वोल्टेज निकालना है, RMS आउटपुट वोल्टेज, तो जो हम इस तरह पहले हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते थे वही टर्म यहाँ पे भी यूज़ होगी। यानी कि हम लोग क्या करते थे, हम ओवरऑल रूट अप्लाई करते थे और जो इक्वेशन होती थी उसके मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर अप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी यही किया, और 2 अपॉन पाई, ठीक है, इनिशियल लिमिट पाई माइनस पी अपॉन 2, फाइनल लिमिट पाई प्लस पी अपॉन 2 EDC स्क्वायर एंड देन रूट। तो ये हमारे पास, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो EL RMS हमारे पास आ जाएगा EDC अंडर रूट पी अपॉन पाई। पी रिप्रेजेंट कर रहा है हमें यहाँ पे पल्स विड्थ को। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, RMS वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमें पीक वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट कंसिडर करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा पीक वैल्यू फॉर nth हार्मोनिक कंपोनेंट, बिकॉज ये पूरा पार्ट डिपेंड इसके ऊपर कर रहा है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी दिस इज कंसिडर टू बी अ पीक वैल्यू। तो ये हमारे पास आ जाएगी फुल EDC अपॉन n पाई साइन n p अपॉन 2। देन अगर हम लोग पीक वैल्यू ऑफ n हार्मोनिक कंपोनेंट और फर्स्ट हार्मोनिक को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेशन फॉर्म होके आ जाएगी। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं इन्वर्टर्स की, तो क्योंकि स्विचिंग एग्जिस्ट कर रही होती है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, देयर विल ऑलवेज अ हार्मोनिक कंटेंट इन SPWM। हार्मोनिक कंटेंट का मतलब यही है कि हमारे पास जो एक्चुअल सिग्नल होगा वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम वैल्यू उसकी हमारे पास फंडामेंटल पे ही होगी, बट फंडामेंटल के अलावा भी हमारे पास क्या होगा, हार्मोनिक कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने क्या ले लिया है, nth हार्मोनिक और फर्स्ट जो हमारे पास फंडामेंटल वैल्यू थी उसका रेशियो ले लिया, और y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे हमने यहाँ पे पल्स विड्थ ले ली है इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज। यानी कि हमारे पास पल्स विड्थ क्योंकि वेरी हो रही होगी तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो हार्मोनिक्स भी चेंज हो रही होंगी। ये फंडामेंटल आ गई हमारे पास, देन थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक और नाइन्थ हार्मोनिक। बिकॉज क्या होगा, 50 हर्ट्ज के अलावा भी अगर हम कहें 50 हर्ट्ज का सिग्नल आ रहा है तो भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल यानी कि 50 हर्ट्ज पे आ रही है, देन थर्ड हार्मोनिक यानी कि 150 हर्ट्ज पे भी कोई ना कोई वोल्टेज आ रहा होगा, फिर 250 हर्ट्ज पे आ रहा होगा, 350 सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोनिक कंटेंट की कंडीशन है किसके अंदर, सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर को गो थ्रू कर लें, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप थ्रू ईमेल में से डिस्कस कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल स्टार्ट करा था, जिसमें हमने अभी फर्स्ट टाइप इसकी डिस्कस करी है विच इज़ सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास जो रेफरेंस सिग्नल और कैरियर सिग्नल की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैरियर सिग्नल होगा वो एक सिंगल पल्स होगी, और कैरियर और रेफरेंस का डिफरेंस जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आउटपुट पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ये गेटिंग सिग्नल जनरेट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की एक्सप्रेशन क्या होगी, तो वो यहाँ पे हमने ड्राइव करके देख ली है, विच इज़ EDC अंडर रूट P ओवर पाई। देन हमने हार्मोनिक कंटेंट देखा, हार्मोनिक कंटेंट इन SPWM क्या हो सकता है वो भी हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।